हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन और इसके अंदर जो हम कंटेंट्स कवर करने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गोल्स। फिर आता है डिफरेंट ब्रांचेस कि क्या क्या डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। फिर उसके बाद है रोल ऑफ मशीन इंटेलिजेंस या फिर हम एआई भी कह सकते हैं। और उसके बाद है कैटेगरीज़, क्या क्या कैटेगरीज़ होती हैं, इवोल्यूशन क्या क्या हुआ था, क्या क्या बदलाव हुए थे, क्या क्या टाइमलाइन थी एआई की। उसके बाद हम देखने वाले हैं एजेंट एंड प्रोग्राम, क्या क्या एजेंट्स होते हैं और उनके क्या प्रोग्राम्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है लर्निंग एजेंट्स क्या होता है। और उसके बाद आता है कंपोनेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई। तो ये थे हमारे कंटेंट्स जो कि हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले समझते हैं एआई क्या होता है। तो एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्फेसाइजेज द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमंस। एक एरिया होता है कंप्यूटर साइंस का जो कि एम्फेसाइज करता है। एम्फेसाइज का मतलब कि बढ़ावा देना, ठीक है, या फिर सपोर्ट करना। द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स, जो क्रिएशन होता है इंटेलिजेंट मशीन्स का, दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमंस, जो मशीन्स काम कर सकती हैं और रिएक्ट कर सकती हैं किसकी तरीके से, ह्यूमंस की तरीके से, ठीक है। जैसे हमें वर्ड से समझ आता है आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल हम वही चीज़ कर सकते हैं जो कि हमारी नेचुरली पाई जाती है ना। अगर मान के चलिए हम स्मार्टफोन की बात देखें तो स्मार्टफोन हमें नेचुरली नहीं मिलता, मशीन्स हमें नेचुरली नहीं मिलती, इसलिए हम आर्टिफिशियल मशीन्स नहीं बोलते हैं, ठीक है, हम सिर्फ मशीन्स बोलते हैं। लेकिन फ्रूट्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल वुड होती है। तो ऐसे ही एआई हो गया, मतलब एआई मतलब किसी चीज़ की कॉपी, ठीक है, मैन मेड कॉपी, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। और इंटेलिजेंस का आप समझ ही रहे होगे, समझदारी, ठीक है। तो जब एक मशीन के अंदर हम अपनी मैन मेड जो इंटेलिजेंस है वो डालते हैं तो उसको बोलते हैं एआई। फिर आता है इट्स नाउ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। और ये जो एआई है वो अब एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का। ऐसा क्यों है? ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि आज के टाइम में जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे एआई की मदद से हो रहे हैं। बिना एआई के आज के टाइम में ज़्यादातर चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं, ठीक है। लाइक वेदर फॉरकास्टिंग के अंदर भी एआई का यूज़ होता है, मशीन लर्निंग का यूज़ होता है। एंड एज वी नो, जैसे हम पिछले ईयर भी, थर्ड ईयर में भी पढ़ के आए हैं कि जो हमारा बिग डेटा होता है, जो हमारा सॉफ्ट कंप्यूटिंग होता है, उसके सारे पार्ट्स होते हैं एआई, एमएल, डीप लर्निंग, ओके। तो हम समझ सकते हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर इसके हम आगे बढ़े तो आगे आता है हमारा क्रिएटिंग एंड वर्किंग ऑन एआई नीड्स हाई टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स। इसका मतलब ये होता है कि जब हम क्रिएट करते हैं या काम करते हैं एआई पर तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई स्किल्स या फिर स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए होती है। स्पेशलाइज्ड वर्ड क्यों यहाँ पे यूज़ किया गया? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम स्पेशलाइज्ड स्किल्स को यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी। क्योंकि अगर हमें एक ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है तो हमें फ़ायदा क्या होगा बनाने का, है ना। तो टाइमली क्या चाहिए होता है, अपडेट चाहिए होता है, इंप्रूवमेंट चाहिए होता है, नई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। अगर हमारे पास नई टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि हम पीछे ही रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, स्किल्स के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए होता है। जितनी अच्छी स्किल उतना बेटर हमारा एआई का परफॉर्मेंस। The core problem of AI include programming computers for certain traits such as knowledge, reasoning, problem solving, perception, learning, planning, ability to manipulate and move objects। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मेन प्रॉब्लम होती है ना कि एआई के अंदर जो हम देखते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है, वो मेन प्रॉब्लम यह है कि हम प्रोग्रामिंग जो करते हैं ना कंप्यूटर्स के अंदर, उसके अंदर हमें कुछ ट्रेड्स चाहिए होते हैं। कुछ ट्रेड्स का मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं जो हमें प्रॉपर्टीज़ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। जैसे कि नॉलेज, सबसे पहले जो हमारी मशीन होनी चाहिए उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि वो अच्छे से काम कर सके, है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, रीजनिंग मतलब कि हर एक चीज़ करने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। अगर या फिर मैं कहूँ कि अगर हम 2+2 कर रहे हैं इक्वल्स टू 4 आ रहा है तो उसके पीछे भी एक रीज़न है ना। तो हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है और वो रीज़न जो है वो एआई को पता होना चाहिए कि अगर मैं ये वाला काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, मोटिव क्या है। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हमें पता ही है कि हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आनी चाहिए, उसे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। क्योंकि अगर उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आएगी तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस कैसे हुआ? क्यों वो इंटेलिजेंट नहीं हुआ? क्योंकि उसके पास तो सब कुछ पका पकाया है। मान के चलिए कोई प्रॉब्लम है, 2+2 का आपका सम करना है, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये AI को आनी चाहिए। जो लॉजिक बिल्डिंग चीज़ है वो भी AI के अंदर है, इन्हें इम्प्रूव करनी होती है टाइमली। फिर आता है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि हम जो समझते हैं, ठीक है, समझने का मतलब क्या होता है कि अब मान के चलिए कि मेरा परसेप्शन ये है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक बहुत अच्छा एक्टर है, ठीक है, तो ये मेरा परसेप्शन है। ये वेरी कर सकता है, हो सकता है आपके हिसाब से RDJ ना हो, कोई और हो, है ना। तो दैट्स द मेन रीज़न कि परसेप्शन जो होता है वो वेरी कर सकता है। और ये चीज़ AI में भी होनी चाहिए कि जो परसेप्शन है हर एक मशीनरी का वो आपके हिसाब से डेवलप्ड हो, ना कि दूसरे के हिसाब से। फिर आता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है कि खुद की चीज़ों से सीखना। खुद की चीज़ों से सीखना मतलब मान के चलिए कि आपको अब नर्सरी में हो, आप ABCDEFG जो भी है वो लर्न कर रहे हो, अल्फ़ाबेट्स याद कर रहे हो, तो आप उन्हें लर्न कर रहे हो, राइट। लर्न करने का मतलब क्या है कि आप उन्हें बार बार पढ़ रहे हो, उन्हें समझ रहे हो कि हाँ इस वर्ड का मतलब क्या है, या फिर इस वर्ड से हम क्या क्या कर सकते हैं, इस अल्फ़ाबेट से हम क्या क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट का मेन रीज़न क्या होता है ना। तो आपने चीज़ों को देखा और उसके हिसाब से खुद को एनालाइज किया और उन चीज़ों को सीखा। तो ये जो AI है उसको भी चीज़ें सीखनी होंगी। फिर आता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो या फिर आप कोई भी टास्क कर रहे हो, उसके लिए आपको प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वेब डिज़ाइनिंग देखा था, तो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर हम क्या करते थे, सबसे पहले हम गोल सेट करते थे। गोल सेट करने के बाद फिर हम ये सारी चीज़ें किस में आती है, प्लानिंग में तो आती है। हमने गोल सेट किया, उसको डिज़ाइन किया, वायर फ्रेमिंग किया, ये सारी चीज़ें प्लानिंग थी एक वेबसाइट बनाने की। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर AI, ठीक है। अगर आपकी AI जो है वो प्लान नहीं कर पा रहा देन इट्स नॉट AI, क्योंकि प्लानिंग बहुत नेसेसरी है। फिर आता है एबिलिटी टू मैनिपुलेट एंड मूव ऑब्जेक्ट्स। जो एबिलिटी होती है मैनिपुलेट करने की, मैनिपुलेट मतलब कि एक तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की या फिर अपनी बात मनवाने की, और दूसरा होता है मूव ऑब्जेक्ट्स की, एक चीज़ को दूसरी जगह उठाना। यहाँ पे थोड़ा सा रोबोटिक्स वाला पार्ट आ गया है, तो ये भी AI को थोड़ा बहुत आना चाहिए। फिर आता है गोल ऑफ AI। तो अगर हम गोल ऑफ AI की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे 2 हैं गोल AI के। सबसे पहला है टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम। टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम, सबसे पहले क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम को बनाना। सिस्टम एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर। जो सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट बिहेवियर होना चाहिए। याद उसको मतलब वो सीखे, अपनी चीज़ों से ही सीखे। डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है, वो दिखा सके। एक्सप्लेन, अगर कोई चीज़ आप देख रहे हो, उसके कोड्स देख रहे हो या फिर AI से आपने कुछ रीजनिंग करी, तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आपने कभी सीरी से बात करी होगी, जिनके पास आईफोन है वो सीरी से कभी ना कभी इंटरेक्शन किया होगा ज़रूर, और जिनके पास एंड्रॉयड है उन्होंने गूगल असिस्टेंट से ज़रूर किया होगा। तो अगर आप कभी उनसे बात करो तो स्टार्टिंग में वो एक प्रोटोटाइप था, तो उनके पास ज़्यादा लर्निंग नहीं थी, उन्होंने ज़्यादा चीज़ों को देखा नहीं, उन्होंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। लेकिन आज के टाइम में हर एक चीज़ का आप AI से बात करने लगो तो आपको फील होगा कि हाँ यार ये एक एक्सपर्ट सिस्टम है, क्योंकि उसके पास हर एक चीज़ का जवाब है। वो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सकती है। ओपन करो ये वाला ऐप, वो ओपन कर देगा। लर्न, वो आपकी चीज़ों से सीखता है। आप अगर उसे अपना नाम याद करवाओगे, डेट ऑफ बर्थ याद करवाओगे, तो वो याद कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटेलिजेंट बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत समझदार वाला है। फिर है एक्सप्लेन भी कर देता है, जैसे मैंने बताया। एडवाइज इट्स यूजर्स, तो अगर आप उससे कभी कुछ एडवाइस मांगोगे जो उसके कोड्स में पड़ी हुई चीज़, तो वो तो बताएगी, है ना। फिर हम आगे बढ़ते तो आता है टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स। टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स, तो जो ह्यूमन है उसकी इंटेलिजेंस भी किस में होनी चाहिए, मशीन्स में होनी ज़रूरी है। अगर आपकी जो इंटेलिजेंस है वो मशीन्स के अंदर नहीं है तो देन इट्स नॉट एन AI। क्रिएटिंग सिस्टम टू अंडरस्टैंड, थिंक, लर्न एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस। तो जब हम सिस्टम को क्रिएट करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, हमें समझने के लिए, सोचने के लिए, लर्न करने के लिए, और जैसे बिहेव करते हैं ह्यूमंस वैसे, तो उसको बोला, तो ये भी एक गोल बन जाता है। अब आप सोचोगे कि ऐसा कौन सा मशीन है यार जो कि हमारा ये अंडरस्टैंड भी करेगा, थिंक भी करेगा, लर्न भी करेगा, बिहेव भी करेगा लाइक ह्यूमंस। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ना इसमें ये अंडरस्टैंड करवाना, थिंक करवाना, लर्न करवाना नहीं है, यहाँ पे है बिहेव करवाना। और बिहेव करवाने वाला एक हमारे पास रोबोट आ गया है विद द हेल्प ऑफ AI, जिसे हम सोफिया के नाम से भी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप प्लीज़ उसे गूगल करिए और उसके बाद में थोड़ा पढ़िए। फिर आता है आपका ब्रांचेज इन AI। ब्रांचेज इन AI हमारे पास टोटल 4 टाइप की ब्रांचेज होती हैं AI के अंदर।
सबसे पहला होता है मशीन लर्निंग, तो इसको हम ML भी बोलते हैं, शॉर्ट में हम ML कहना चाहे तो ML कह सकते हैं। फिर आता है इट इज़ अ मेथड वेयर द टारगेट इज़ डिफाइंड। ये एक मेथड होता है जिसके अंदर जो हमारा टारगेट होता है वो डिफाइंड होता है, एंड स्टेप टू रीच दैट टारगेट आर लर्न, और हमें उस टारगेट तक कैसे पहुंचना है ना, ये भी चीज़ हमें पता होती है बाय द मशीन इटसेल्फ, बाय ट्रेनिंग। बाय ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? एक्चुअली आपके पास अगर कोई ट्रेनर है तो उसके पास एक पास्ट एक्सपीरियंस होगा, राइट। बिना पास्ट एक्सपीरियंस के कोई ट्रेनर नहीं बन सकता। अगर आपको कोई पढ़ाने आया है तो ज़रूर उसने उस चीज़ सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा, जैसे मैं हूँ, मैंने भी इस सब्जेक्ट को पहले पढ़ा है फिर उसके बाद ही पढ़ा हुआ है, तो मतलब मैंने पहले एक्सपीरियंस लिया एंड देन फिर उसके बाद मैंने ट्रेन करा, राइट। तो क्या होता है कि मशीन जो है वो लर्न करती है विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, ओके। तो उसके बिहाफ पे उसे पता होता है कि मुझे ये टारगेट है जो कि प्री डिफाइंड है, उस प्री डिफाइंड टारगेट तक मुझे कैसे कैसे पहुँचना है, ये भी मशीन सोचती है, या फिर सोचने का प्रोग्राम जो हमें बताना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई एप्पल और ऑरेंज। यहाँ पे अगर मैं मशीन से कहूँ कि ये एप्पल है या फिर ऑरेंज है, तो वो क्या क्या ट्रेड्स होंगे जिनके ऊपर पहचान पाएगी? सबसे पहला कलर, ऑरेंज और रेड में डिफरेंस। दूसरा होगा शेप, जो एप्पल होता है वो बिल्कुल राउंड नहीं होता है, जबकि जो ऑरेंज होता है वो बिल्कुल राउंड होता है। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जो कि हमें बता सकते हैं। फिर आता है नेचुरल लर्निंग लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। इसे हम क्या बोल सकते हैं? NLP। इसके अंदर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज ऑटोमेटिक मैनिपुलेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज स्पीच एंड टेक्स्ट बाय सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या होता है? यह इसे हम डिफाइन कर सकते हैं ऑटोमेटिक मैनिपुलेशन से, मतलब कि अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज को क्या कर लेता है? मैनिपुलेट कर लेता है, बदल लेता है, जिससे कि नेचुरल लैंग्वेज जो स्पीच है एंड टेक्स्ट बाय सॉफ्टवेयर, जो हमारी लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज स्पीच है उसको हम मतलब समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या फिर सीरी का लिया था, तो उसके अंदर कई सारे आपको वो मिल जाएंगे, वॉइस नोट्स मिल जाएंगे, राइट। कि आप मैन की आवाज़ चाहते हो, मैन में भी कई सारी पिचेस आ जाएंगी, वुमेन की अगर आप वॉइस चाहते हो तो वुमेन में भी कई सारी पिचेस आ जाएंगी, राइट। तो ये क्या होता है? ये एक फीचर है NLP का। और फिर इसके अंदर आगे हम देखते हैं कि एग्जांपल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है ईमेल स्पैम डिटेक्शन इज़ इम्प्रूव द मेल सिस्टम। तो यहाँ पे AI भी, गूगल असिस्टेंट के भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर ईमेल स्पैम डिटेक्शन जो है वो भी इसका एक एग्जांपल है। फिर आता है विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आज के टाइम में सारी चीज़ें हमारी विजन से ही हो रही हैं, फेस रिकॉग्नाइजेशन उसका एक एग्जांपल है। मशीन विजन कैप्चर्स एंड एनालाइजेस विजुअल इन्फो बाय यूजिंग कैमरा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर क्या होता है? जो हमारी मशीन का विजन है वो आज के टाइम में, वो जो मशीन है वो अपने विजन को कैप्चर करती है विद द हेल्प ऑफ कैमरा, और वो उस कैमरा से जो पिक्चर कैप्चर करती है उसको एनालाइज करती है और उसकी विजुअल इन्फॉर्मेशन जो भी होती है उसको एक्सट्रैक्ट करती है, और वो जो सिग्नल्स होते हैं वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होते हैं और फिर उसके बाद डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में चले जाते हैं, जिसकी मदद से जो विजन है वो, मतलब जो कंप्यूटर का विजन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है और वो आपको डिटेक्ट कर पाता है, ठीक है। फिर आता है तो फिर उसके बाद आता है हमारा रोबोटिक्स। और रोबोटिक्स जो होती है वो एक फील्ड होती है इंजीनियरिंग की, जिसके अंदर हम फोकस करते हैं दो चीज़ों पर, मेनली किन चीज़ों पर? दो चीज़ों पर। सबसे पहला होता है डिज़ाइन और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम डिज़ाइन की बातें करें तो हमारा जो सिस्टम है उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। मान के चलिए अब हम एप्पल की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई एप्पल और ऑरेंज किया था। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं कि उस जो एप्पल है उसको पिक करना है, आइडेंटिफाई करना है, देन पिक करना है। तो उसके लिए आप ऐसा थोड़ी करोगे कि कुछ और डिज़ाइन रख लोगे। आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए? जैसे कि आपको जैसे ऐसे पकड़ने वाली मशीनरी होती है ना, वैसा कुछ डिज़ाइन चाहिएगा, राइट। तो आपको किस पे जैसा मोटिव होता है वैसे आपको डिज़ाइन चाहिए होता है और उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, ठीक है। जो रोबोट्स होते हैं वो कई जगह यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर कि डिफ़िकल्ट होता है ह्यूमंस का पहुँचना या फिर ह्यूमंस का काम करना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे जो वो होते हैं खोज करने वाले होते हैं, खोजकर्ता जो होते हैं, उनको केव्स में जाना होता है या फिर गहरी गहरी खुदाई करते हैं वो। फिर उसके बाद बहुत पतली नैरो जगह होती हैं जहाँ पे इंसान को अपनी लाइफ जो होती है उसको रिस्क करना पड़ता है फॉर डिस्कवरिंग समथिंग न्यू, राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप मशीन्स का यूज़ कर सकते हो। मशीन्स को आप नैरो जगह पे भेजो, अगर आपको कुछ मिलता है देन इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है देन नॉट इशू, लेकिन आपको लाइफ जो है वो रिस्क नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। फिर आता है आपका फॉर एग्जांपल
कार असेंबली लाइन एंड हॉस्पिटल, होटल्स एक्सेट्रा। जैसे कि हमारी कार असेंबली लाइन होती है, उसके अंदर हम किसी भी जो हमारी मशीनरी होती है उसके अंदर हम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग की जो होती है हमारी हर एक अलग होती है, डिज़ाइन भी अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी अलग होती है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी आजकल हमें मशीन्स यूज़ करने लगे, रोबोट्स को यूज़ करने लगे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि ओवर द इंटरनेट अब सर्जरीज होने लगी हैं, डॉक्टर अमेरिका में बैठा है और ऑपरेशन इंडिया में हो रहा है, ठीक है। और होटल्स के अंदर क्या होता है कि होटल्स के अंदर जितनी भी क्लीनिंग पार्ट होता है आजकल की रोबोटिक्स की मदद से भी हो रहा है, और भी कई सारी जगह पे ये यूज़ होता है। फिर आता है रोल ऑफ एआई और एमआई। एमआई का मतलब क्या होता है? मशीन इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन इंटेलिजेंस ये दो चीज़ें हैं। अब मशीन इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस प्रोवाइडेड टू मशीन टू अचीव द गोल्स ऑफ प्रॉब्लम इन एआई। अब ऐसा तो है नहीं कि एआई के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है, एआई के अंदर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करना होता है, राइट। तो उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया गया, जो हमारी मशीन्स थी ना उनके अंदर ही इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर दिया गया, जिसकी मदद से जो हमारी मशीन्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांगली या फिर बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सके। एम्बेडिंग ऑफ इंटेलिजेंस इन मशीन सो दैट मशीन कैन बिहेव लाइक ह्यूमंस। तो हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस का मशीन के अंदर एम्बेड कर देते हैं, जिससे कि जो मशीन है वो ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सके। तो इसके अंदर आप सिंपल से मतलब समझ सकते हो कि बिहेव लाइक ह्यूमंस, बिहेव लाइक ह्यूमंस का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन की तरह बिहेव करवाना। और वो कौन कर सकता है? वो कौन कर सकता है? रोबोट्स कर सकते हैं, है ना। अब ऐसा तो है नहीं आप अपने फ़ोन से कहो कि बिहेव लाइक ह्यूमन, ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ हो जाएगी, राइट। हाँ वो बिहेव कर सकता है, लेकिन ऑडियो में आवाज़ जो होती है उसके अंदर वो आपको इमोशंस शो कर सकता है, लेकिन वो बिहेव नहीं कर सकता ह्यूमंस की तरह। जैसे रोने धोने वाला सीन होता है ह्यूमंस का, या फिर ज़्यादा खुशी है, तो वो चीज़ आप किसकी मदद से कर सकते हो? अपने डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग को चेंज करके आप ये चीज़ रोबोट्स के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तरीके से हम कहें तो मशीन, यहाँ पे रोबोट्स की बात हो रही है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है एमएल सॉल्व्स मैनी प्रॉब्लम ऑफ डेली लाइफ्स ऑफ ह्यूमन। जो मशीन लर्निंग है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जो उनको सॉल्व करता है ह्यूमंस की, जो कि आजकल की डेली लाइफ में हमें आने लगी हैं। जैसे कि अगर मैं आज के वेदर की बात करूँ तो वेदर के अंदर आपने अगर देखा होगा कि यार कल बारिश है या नहीं है, आज बारिश है या नहीं है, या बारिश कितने बजे रुकेगी, अच्छा धूप निकलेगी भी नहीं निकलेगी। तो ये सारी चीज़ आप कहाँ चेक करते हो? आप वेदर फोरकास्ट पे चेक कर रहे हो, लेकिन वो भी किसकी मदद से आ रही है? मशीन लर्निंग की मदद से आ रही है, क्योंकि अपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से चीज़ों को याद किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, एंड देन वो आपको एक रिजल्ट दिखा पा रही है। इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम विच इज़ डन बाय मशीन वेरी इजीली। जो इंटेलिजेंस है वो रिक्वायर की जाती है जिससे वो सॉल्व कर सके कॉम्प्लेक्स एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स का मतलब समझ रहे होगे, अगर हमें बचपन में 2+2=4 नहीं सिखाया जाता तो वो आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती नहीं। तो इसीलिए जो हमारी कॉम्प्लेक्स एरिथमेटिक चीज़ें हैं उनको ये सॉल्व कर सकते हैं इंटेलिजेंस, विच इज़ डन बाय मशीन वेरी इजीली, जो कि मशीन बहुत आसानी से कर सकती है, क्योंकि आप चुटकियों में कैलकुलेटर को यूज़ करते हो और चुटकियों में जो एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हो। लेकिन जो आप सॉल्व करते हो वो सिंपल प्रॉब्लम्स में आता है, और उससे भी ज़्यादा टफ जो है कॉम्प्लेक्स एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जो कि मशीन की हेल्प से ही सॉल्व हो सकती है, और सुपर कंप्यूटर्स भी उनके लिए डेवलप किए जाते हैं। चलिए फिर आते हैं इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एमएल इन एरियाज ऑफ। तो इसके भी चार एरियाज़ है जिसके अंदर एमएल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहला है लर्निंग, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और चौथा है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला है लर्निंग। लर्निंग के अंदर अगर हम देखें, एक्वायर न्यू थिंग्स, ये नई चीज़ों को सीखता है, एक्वायर करता है। रिएक्ट टू लर्न टू सिचुएशन, और जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से रिएक्ट करता है। ये वाली जो चीज़ें किस में होती हैं, इंपॉर्टेंट रोल है एमएल के। फिर उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग की बात करें द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कॉन्क्लूजन्स। एक लॉजिकल प्रोसेसिंग जिसकी मदद से हम एक कॉन्क्लूजन तक पहुंच सके उसको बोलते हैं रीजनिंग। मेकिंग प्रिडिक्शंस और कंस्ट्रक्टिंग अप्रोचेस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थॉट। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रिडिक्शंस लगाना। अब बारिश होगी या नहीं होगी, इसके अंदर एक प्रिडिक्शन भी चलता है, ठीक है। या फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में इंडिया कितने % जीतेगा, और एक होता है ऑडियंस पोल और एक होता है मशीन प्रिडिक्शंस, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें चलती है। मैं यहाँ पे ऑडियंस पोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रिडिक्शन की, जो कि एमएल की मदद से होता है। तो ये चीज़ भी जो कितने % किस टीम के जीतने के चांसेस हैं, वो उसके पास्ट रिकॉर्ड को चेक करेगा कि अरे इन्होंने तो इतने रन बनाए हैं, इतने का स्ट्राइक रेट है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो प्रिडिक्शन निकल के आएगी वो भी एमएल की हेल्प से होती है। और या फिर वो कंस्ट्रक्ट करती है अप्रोचेस को, कि क्या क्या अप्रोचेस हो सकती हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं कि एक चीज़ पर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो कि पिछली नॉलेज है उसके बिहाफ पर ये काम करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग,
अब अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, इंपॉर्टेंट टू मूव टुवर्ड्स द गोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हम अपने जो गोल है उसकी तरफ मूव कर सकें। सेट ऑफ रूल्स एंड गोल्स इज डिफाइंड, इसके अंदर सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो डिफाइंड होते हैं कि हाँ भैया आपको इन्हीं रूलों को फॉलो करना है और ये आपका गोल है, एंड गोल शुड बी अचीव विद द सेट ऑफ रूल्स, और जो गोल है उसे हम अचीव करें विद द सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, ये हमारा सिंपल था, ज़्यादा इसमें कुछ टफ नहीं था, हम समझ गए हैं कि भैया कुछ नहीं है, कि इसके अंदर कुछ रूल्स पहले से दिए होंगे, कि अब मान के चलिए कि अब मैंने आपको एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन दे दिया जिसके अंदर प्लस माइनस ब्रैकेट डिवाइड सब है, उसके अंदर मैंने आपको सेट ऑफ रूल दे दिया बॉड मास, तो आपको अब क्या पता है, गोल भी पता है कि गोल क्या है, इसको सॉल्व करना है विद द सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये पार्ट आ गया। फिर आता है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। अगर हम लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की बात करें, नेचुरल लैंग्वेज शुड बी अंडरस्टैंड, जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है उसको समझना ज़रूरी है, शुड बी अंडरस्टैंडेबल। अ लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साइंस हैविंग मीनिंग बाय कन्वेंशन। इसका मतलब क्या होता है, एक लैंग्वेज जो होती है वो एक सिस्टम होती है साइंस का सिस्टम होती है जिसकी मदद से हम किसी भी मीनिंग को समझ सकते हैं। ठीक है, कन्वेंशन इज़ अ डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज, जो कन्वेंशन है वो एक अलग लैंग्वेज है एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम नेचुरल मीनिंग, और वो नेचुरल मीनिंग से थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, फिर आती है हमारी कैटेगरीज ऑफ एआई। तो इसके अंदर भी हमारी एआई की 4 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा रिएक्टिव मशीन्स। तो रिएक्टिव मशीन्स के अंदर क्या होता है, दे नाइदर यूज पास्ट और नॉर फॉर्म मेमोरीज टू फॉर्म डिसीजन। इसका मतलब क्या होता है, ना तो वो पास्ट को यूज़ करती है, ना वो नई मेमोरीज को बनाती है जिससे वो डिसीजन तक पहुंच सके। ठीक है, ना उसमें पास्ट यूज होता है, ये क्यों नहीं चल रहा, ना तो उसके अंदर पास्ट यूज होता है और ना उसके अंदर मेमोरीज होती हैं वो फॉर्म होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं IBM's डीप ब्लू चेस प्लेइंग सुपर कंप्यूटर। इसके अंदर क्या होता है कि जो IBM है उसने एक डीप ब्लू चेस प्लेइंग सुपर कंप्यूटर बनाया है जो कि ना कि पास्ट उस एक्सपीरियंस पे काम करता है, ना कि नई मेमोरीज बनाता है, और जिसके अंदर आप चेस जो है बड़े प्यार से खेल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है रिएक्टिव मशीन्स, और रिएक्टिव मशीन्स का एक एग्जाम्पल। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी के अंदर क्या होता है, दीज मशीन्स कैन लुक इनटू पास्ट। ये जो मशीन्स होती हैं वो किसके अंदर देख सकती हैं, पास्ट के अंदर देख सकती हैं, एंड यूज मेमोरीज टू फॉर्म डिसीजन, और ये मेमोरीज को यूज करती हैं जिससे कि वो डिसीजन को बना सकें या एक डिसीजन तक पहुंच सकें। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं उसके अंदर क्या यूज़ होता है, लिमिटेड मेमोरी ही यूज़ होता है। ऐसा क्यों होता है, तो अब आप मान के चलो आप ड्राइव कर रहे हो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स पे आप कार ड्राइव कर रहे हो, एंड ड्राइव करते करते कई सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं कि आपको ऑटो पायलट यूज़ करना पड़ता है। तो जब आपने ऑटो पायलट को इनेबल किया, तो इनेबल करने के बाद वो सारी सिचुएशंस निकालता है कि रोड कंडीशंस कैसी हैं, क्लाइमेट कैसा है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, रात हो रही है तो क्या क्या सिचुएशंस देखने को मिलेंगी, रेड ब्लू ग्रीन लाइट जो भी है वो वाली लाइट्स देखने को मिलेंगी, फिर आगे हमें क्या क्या डील करना है, कौन सा व्हीकल आगे होगा, कितनी स्पीड पे होगा, कब ब्रेकिंग करनी है, कब ब्रेकिंग नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से स्टोर करनी पड़ेंगी मशीन में। वो ऑन द स्पॉट ये वाली चीज़ें कैलकुलेट करने लगा तो आप मिलोगे 72 हूरों के पास। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम मिलते हैं फिर उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ माइंड। तो थ्योरी ऑफ माइंड के अंदर क्या होता है, कैन अंडरस्टैंड द पीपल्स बिलीव, कैन अंडरस्टैंड द पीपल्स बिलीव। ये जो पीपल के बिलीव होते हैं उनको समझ सकता है, इमोशंस को समझ सकता है, एक्सपेक्टेशंस को समझ सकता है, और बातों मतलब और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको वो अंडरस्टैंड कर सकता है अगर हम करवाना चाहें तो, एंड हैव सम ऑफ देयर ओन, और उनके अंदर भी खुद के इमोशंस, खुद की बिलीव्स या फिर खुद की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं एआई लाइक सोफिया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोफिया एक एआई है, एक रोबोट है जिसके अंदर एआई को इनबिल्ट किया गया है, एम्बेड किया गया है, जिसकी मदद से उसके खुद के इमोशंस है, वो स्माइल करती है, वो रोती भी है, वो गुस्सा भी करती है, वो सारी चीज़ें करती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के अंदर क्या होता है, कॉल्ड ह्यूमन इक्विवेलेंस। कॉल्ड ह्यूमन इक्विवेलेंट, इसका मतलब क्या होता है कि ह्यूमन का जो होता है वो इक्वल होता है, ह्यूमन के इक्वल। जो मशीन है वो या एआई है वो ह्यूमन के इक्वल है, कि जैसे ह्यूमन काम करता है भैया, कभी भी गुस्सा आ जाता है, इमोशंस होते हैं, सारी चीज़ें होती है, काम भी कर सकता है, अपनी थॉट प्रोसेस होता है, उसके पास अपना परसेप्शन होता है, ये वाली जो चीज़ें होती है वो इसके अंदर होती है। इसके अंदर हम अगर एग्जांपल देखें तो अगर हम 3 और 4 इन दोनों का डिफरेंस कर दें तो हमें एक सेल्फ अवेयरनेस वाली मशीन मिल सकती है, एंड हैव एबिलिटी टू प्रिडिक्ट इमोशंस, और उसके पास एक एबिलिटी और होगी प्रिडिक्ट इमोशंस की। अब मान के चलिए कि आपका एक दोस्त है,
आपने उसका फ़ोन काट दिया, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आप इमोशंस को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि या तो वो गुस्सा होगा, या फिर मेरे को इग्नोर करेगा, या फिर मुझे गालियाँ देगा, है ना। तो ये क्या है, आपने जो इमोशंस हैं उनको क्या किया, प्रिडिक्ट किया। या फिर आप गिफ्ट दे रहे हो, तो गिफ्ट देने के बाद आप दो रखते हो, या तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे या फिर नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो यही जो इमोशंस हैं ये प्रिडिक्ट करने वाला, ये ह्यूमन इक्विवेलेंट बनाता है, इसी को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ एआई। अगर हम इवोल्यूशन की ऑफ एआई की बात करें तो इसके अंदर टोटल 7 प्रोसेसेस है, 7 इवोल्यूशन आए थे एआई के अंदर। सबसे पहला आता है बिगनिंग ऑफ एआई। बिगनिंग ऑफ एआई हुई थी 1943 में, जिसके अंदर जो एआई का कॉन्सेप्ट था उसका स्टार्ट हुआ था, इनिशिएशन हुआ था एआई का। इट्स नॉट लिमिटेड टू कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन्स, और ये कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन्स में लिमिटेड नहीं रहा था, और ये हम कई सारे एरियाज़ में भी देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये कॉन्सेप्ट जो था वो एआई का, वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1943 में। फिर आता है एआई नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम 1970। जो एआई की नॉलेज है और जो बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम है वो 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसके अंदर क्या हुआ था, ये यूज़ करता था कुछ रूल बेस्ड सिस्टम को, जिससे वो कैप्चर कर सके नॉलेज को इन द फॉर्म ऑफ इफ़ देन स्टेटमेंट्स। इफ़ देन स्टेटमेंट्स मतलब कि आप समझ रहे होगे, अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, ठीक है। अगर मैं पास नहीं हुआ तो मैं रिक्शा चलाऊँगा। ये एक अलग सिनेरियो में पहुंच गया मैं, जहाँ पे 12th की बात हो रही है कि अगर आप पास नहीं हो पाए तो आपके पिताजी आपको कहीं ना कहीं तो सेटल करवा ही देंगे। तो अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, अगर मैं इस एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ तो मेरी बैक लग जाएगी। इफ़ देन स्टेटमेंट्स पे ये काम करने लगा, या फिर डिसीजन ट्रीज कह सकते हैं, उस पर काम करने लगा, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड एमएल, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1998 में। और इसके अंदर भी 2 टाइप की एमएल होते हैं। सबसे पहला होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। अगर हम फॉर्मल की बात करें तो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्ट टू सम टास्क। कुछ टास्क दिया और उससे उसने कुछ एक्सपीरियंस लिया, तो ये फॉर्मल में आ गया। इसकी मदद से जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या होता है, एक्सपीरियंस को यूज़ किया जाता है, अनुभव को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो हम पहले से सीख चुके हैं उसको ही इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर यूज़ किया जाता है। फिर आता है इनफॉर्मल गिव्स। इनफॉर्मल जो एमएल होता है उसके अंदर क्या होता है, गिव्स कंप्यूटर एबिलिटी टू लर्न विदाउट एक्सपीरियंस, ओके, विदाउट। तो इसके अंदर क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है वो हमारा लर्न करता है विदाउट एक्सपीरियंस। तो जैसे आप कुछ टास्क दिया, तो टास्क देते देते वो चीज़ें को सीख रहा है, तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल। फिर आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, और ये जो कॉन्सेप्ट था ये रिलीज़ हुआ था या फिर इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में। और इसके अंदर क्या हुआ था, बेस्ड ऑन गिविंग द करेक्ट आंसर्स एंड हैविंग द कंप्यूटर मैपिंग इनपुट्स एंड और टू आउटपुट। इसके अंदर क्या हुआ था कि करेक्ट आंसर्स देने लगा था, अगर हम क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं तो वो आंसर देने लगा था, और उसके अंदर जो कंप्यूटर मैपिंग थी वो इनपुट और आउटपुट दोनों देने लगी थी, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है स्पैम फिल्टर्स। स्पैम फिल्टर्स की अगर बात करें तो जैसे कि आप कई सारे देखते होंगे, आपके पास मेल आते हैं, ठीक है। मेल में आपके पास 2 ऑप्शन मतलब कई सारे ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है प्रमोशनल, और एक होता है आपके पास स्पैम। एक और होता है, वो मुझे सोशल होता है शायद, वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो प्राइमरी, प्रमोशन और स्पैम, ठीक है। अब ये जो आपके कैटेगरीज डिवाइड करी हैं ये जीमेल ने खुद करी हैं, ये आपने नहीं करी हैं, जीमेल ने खुद करी है, राइट। तो ये कैसे करी हैं, ये विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग इन्होंने डिवाइड करी है। ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ट्रेन करते हैं, जिसकी मदद से जो हमारा डिफरेंस है स्पैम का या नॉन स्पैम मैसेजेस का, वो हमें पता चल जाता है, और ये ईमेल फिल्टरिंग में काम आता है। फिर आता है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। अगर हम फेशियल रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर भी सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, जैसे कि यूज बाय कैमरास टू फोकस वाया फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर टू टैग पर्सन्स। जो हमारी टैगिंग होती है वो ऑटोमेटिकली होने लगी है। अगर आप फेसबुक पे एक ग्रुप फोटो डाल रहे हो, तो अगर वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है तो आपको ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे दिखने लगेगा कि ये तो ये है, ये तो ये इंसान है, ये तो ये इंसान है, राइट। या फिर हम देख सकते हैं कि अगर आप गूगल फोटोज़ यूज़ करते हो, गूगल फोटोज़ के अंदर आप पीपल वाले सेक्शन में जाते हो, तो वहाँ पे बाय फेस्ड डिवाइडेड है हर एक चीज़, तो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के अंदर भी वाली चीज़ यूज़ की जाती है। फिर आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो 2010 में 2010 में आया था। इट इज़ रिजर्व फॉर एसएल मतलब कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए ये जो कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल रिवर्स था, वेयर द करेक्ट आंसर्स आर अननोन। जो कि करेक्ट आंसर्स जो थे वो अननोन थे, पता ही नहीं थे कि करेक्ट आंसर्स है क्या। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर भी 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। सबसे पहला आता है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के अंदर क्या आता है, ये पैटर्न ढूंढती थी डेटा सेट्स के बीच में, देन ग्रुप दैट डेटा इनटू डिफरेंट कोहेरेंट क्लस्टर्स। कोहेरेंट है ये, एच है, ओके,
कोहेरेंट क्लस्टर्स। तो मतलब ये ग्रुप करती थी डेटा को अलग अलग क्लस्टर्स के अंदर। मार्केट सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारी जो टारगेट होती थी, कस्टमर्स टारगेट किया जाता था कस्टमर्स को बेस्ड ऑन रीजन्स के बिहाफ पर, लाइक्स के बिहाफ पर, डिसलाइक्स के बिहाफ पर, या फिर जब भी कस्टमर कोई परचेज करता था उसके बिहाफ पर। हम इसको टारगेट मार्केटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो अनसुपरवाइज लर्निंग थी ये पूरे के पूरे रीजन, ये नहीं था कि सेलेक्टेड पीपल को ही भेजेगी, नहीं ऐसा नहीं था, जो उस रीजन में आ रहे हैं लोग उन सबको ही ये टारगेट कर देती थी। तो इसे बोलते हैं टारगेट मार्केटिंग। अब जैसे मान के चलिए मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो हिंदी में बना रहा हूँ, सो व्हाट ऑडियंस आई विल टारगेट द ऑडियंस ऑफ जो कि हिंदी जानते हैं, ठीक है, लाइक इंडिया। अगर मैं इंग्लिश में बना रहा होता तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनको मैं टारगेट कर रहा होता एक साथ। तो ये होती है टारगेट मार्केटिंग। फिर आती है जेनेटिक प्रोग्रामिंग, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये भी 2010 में 2010 में आया था, और ये एक आइडिया था जो कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस पे काम करता था, जिससे जो हमारे एल्गोरिथम्स है उनका काम करने की जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाए। अगर हम आगे बढ़ें तो सातवां है फ्यूचर ऑफ एआई, और 2019 के बाद इस चीज़ को अपडेट नहीं किया गया, कोई इवोल्यूशन नहीं आया है। तो इसके अंदर हमने बस कंक्लूड कहाँ पे कर दिया कि फ्यूचर ऑफ एआई क्या होने वाला है। तो हमने ये कह दिया कि इसके अंदर हम कई सारे चैलेंजेस देखने वाले हैं, जो कि मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। मिमिकिंग का मतलब क्या होता है? मिमिकिंग का मतलब होता है कॉपी करना, है ना। जैसे कि आप अपने डीन को मिमिक कर रहे हो, ठीक है, मिमिक्री करके दिखाओ। मिमिक्री का मतलब कॉपी करना, ठीक है, आप उनका कोई भी स्टाइल कॉपी कर रहे हो। तो वैसे ही जो मशीन्स हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को अगर कॉपी कर रही हैं तो उनको बोला जाता है मिमिकिंग। फिर आता है ह्यूमंस हैव कॉमन सेंस दैट आर इंट्यूटिव बट हार्ड टू रीजन रेशनली। इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन जो होता है वो कॉमन सेंस होता है उसके पास, जिससे कि वो अपनी जो हार्ड रीजनिंग है उसको खुद बना सकता है और खुद इम्प्लीमेंट कर सकता है। और यही चीज़ कुछ उसके अंदर भी, मशीन्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। फिर आती है एजेंट एंड प्रोग्राम्स। तो अगर हम एजेंट्स एंड प्रोग्राम्स की बात करें तो ये कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग दैट परसीव इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स। ये कुछ भी हो सकता है जो कि परसीव करे। परसीव का मतलब होता है कि इनपुट ले, ठीक है, या फिर अपने अंदर स्टोर करे इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड एक्ट अपॉन एनवायरनमेंट थ्रू एक्ट्यूटर्स। सो विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स वो क्या करे? एनवायरनमेंट करे, परसीव करे, रिसीव करे, और जो एनवायरनमेंट के अंदर आउटपुट दे वो एक्ट्यूएटर्स की मदद से देगी। ओके, सो इट इज़ द एजेंट डेफिनेशन। फिर आता है हमारा एजेंट रन्स इन साइकिल ऑफ परसीविंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग। जो हमारा एजेंट है वो काम करता है साइकिल में, जिसके अंदर वो परसीव करता है, थिंक करता है और एक्ट करता है, ठीक है। परसीव मतलब इनपुट लेना, उसके ऊपर सोचना, प्रोसेसिंग करना और उसके ऊपर फिर एक्ट करना। ओके, जैसे कि हमारा गूगल असिस्टेंट भी क्या करता है? सबसे पहले आपको सुनता है, उसके बाद उसको सोचता है और उसके बाद उसके ऊपर एक्ट करता है। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें कि इसके अंदर आर्किटेक्चर क्या होती है, कि एजेंट किस तरीके से बना हुआ होता है, तो एजेंट के अंदर आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम अगर हम मिला दें तो उसको क्या बोला जाता है? एजेंट। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर जो होती है एक मशीनरी होती है दैट एजेंट एग्जीक्यूट्स ऑन, जो कि एजेंट के अंदर एग्जीक्यूट होती है। इट इज़ अ डिवाइस विच सेंसर्स एंड एक्यूटेटर्स। ये एक डिवाइस होती है जिसके अंदर सेंसर और एक्यूटेटर्स का ग्रुप होता है या फिर बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ रोबोटिक कार, अ कैमरा, अ पीसी एक्सेट्रा। जैसे कि एक रोबोटिक कार हो गई, एक कैमरा हो गया, एक कंप्यूटर हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई। जैसे कि आज के टाइम में तो हर एक चीज़ सेंसर्स और एक्यूटेटर्स से भरी हुई है। लाइक लाइट ले लेते हैं, सेंसिंग लाइट आने लगी है आजकल, हाँ, कि अगर आप मोशन हुआ तो मोशन सेंसर से कनेक्टेड है, अगर मोशन हुआ देन लाइट जल जाएगी, अगर नहीं हुआ तो लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, है ना। तो आज के टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। फिर आता है एजेंट प्रोग्राम इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एजेंट फंक्शन। जो एजेंट प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंटेशन है एक एजेंट फंक्शन का। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है एएफ। एएफ का मतलब क्या है यहाँ पे? एजेंट फंक्शन। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैंने एक एब्रीविएशन यूज़ किया है। तो एएफ इज़ अ मैप फ्रॉम परसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन। जो एजेंट फंक्शन है वो एक मैप है जिससे हम परसेप्ट कर सके सीक्वेंस को एक एक्शन में, मतलब एक सीक्वेंस है उसको एक्शंस में बदल सकें। एपी का मतलब क्या है? एजेंट प्रोग्राम। जो एजेंट प्रोग्राम है वो एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम है जो कि फॉलो करता है वीक नोटेशन को, या फिर हम कहें वीक नोशन को। वीक नोशन के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले आती है फ्लेक्सिबिलिटी,
दूसरा आता है ऑटोनॉमी, मतलब ऑटोमेटिक काम करना, और उसके बाद आता है इंटरएक्टिविटी कि मतलब अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो एक अच्छा जो एपी है हमारा वो क्या, उसको क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले वीक नोटेशंस को फॉलो करना चाहिए लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड इंटरएक्टिविटी। और फिर आता है स्ट्रॉन्ग नोशन को भी फॉलो करना चाहिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड स्टेट्स, कॉनोटेटिव स्टेट्स एंड अफेक्टिव स्टेट्स। तो ये वाली जो स्टेट्स हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट 1, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि अगर आपका कोई सजेशन है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो और या फिर कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, और मैंने अपने पर्सनल जो सोशल मीडिया लिंक्स है वो भी ऐड कर रखे हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स, और ये पार्ट 1 था। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स।